हेलो एवरीवन, आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 8 की सोशल साइंस के चैप्टर 5 की नोट्स। इसका नाम है यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड इंडियाज इलेक्टोरल सिस्टम। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूनिवर्सल फ्रेंचाइज क्या है। तो हर एक इंडियन सिटीजन जो 18 से अबव है उसके पास एक राइट है कि वो वोट दे सकता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन कास्ट, क्रीड, रेस, रिलीजन, इन सब के बेसिस पे। एंड ये इंश्राइंड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन आर्टिकल 326। फ्रेंचाइज बोले या सफरेज बोले, दोनों ही बात ठीक है। इंडिया की जो मिनिमम वोटिंग एज थी वो पहले 21 थी, बाद में उसे 18 कर दिया गया इन 1988। देन यहाँ पे कुछ फैक्ट दिए हैं जो कि इम्पोर्टेंट हो सकते हैं एमसीक्यू के लिए स्पेशली बस। सो यहाँ पे बताया गया कि इंडिया के पास जो है 3.1 मिलियन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है। इंडिपेंडेंस के पहले हमारे इंडियंस केवल 13% इंडियंस के पास था कि वो राइट था कि वो वोट दे सकें। और यूएसए में 1931 यूनियन सफरेज मूवमेंट होता है जहाँ पर वुमेन्स जो है वो वोटिंग राइट के लिए डिमांड करती हैं। एंड स्विट्ज़रलैंड में 1971 वुमेन्स को राइट मिलता है कि वो वोट दे सकते हैं। इन 1947 जो इंडिया की लिटरेसी थी वो 14% थी मेल में और 8% थी वुमेन में, और आज ये हो चुकी है 77%। अब बात है यूनिवर्सल आइडेंटिटी फ्रेंचाइज क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये इंश्योर करता है इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। सिविक इंगेजमेंट, यहाँ पे पीपल क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं कम्युनिटी इन्वॉल्व करती है। एंड देन वॉइस एंड रिप्रेजेंटेशन, तो हम जिसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारी वॉइस को नेशनल या फिर स्टेट लेवल पे रिप्रेजेंट करता है। एंड अकाउंटेबिलिटी, तो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो हमारे लिए अकाउंटेबल होता है, हमें आंसरेबल होता है अपनी डिसीजन मेकिंग के लिए। देन इसके बाद हम बात करते हैं कि यूनिवर्सल फ्रेंचाइज को कैसे इंश्योर किया जाता है। तो इससे पहले हमें जानना होगा कि इंडिया एक बहुत ही वास्ट कंट्री है जहाँ पर हमें कुछ चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि इंडिया में जो एलिजिबल वोटर पॉपुलेशन है जो कि वो यूके की पॉपुलेशन से 15 टाइम्स ज़्यादा है। एज वेल एज अगर हम इंडिया की एरिया की बात करें तो वो फ्रांस की एरिया से 6 टाइम्स ज़्यादा। सो इतने बड़े कंट्री में इलेक्शन कंडक्ट करवाना इज़ अ वेरी टफ टॉपिक। एंड सो इसके लिए क्या क्या आता है, पहली बात रिमोट पोलिंग स्टेशंस। सो रिमोट पोलिंग स्टेशन इन द सेंस कि रिमोट एरिया में जो है वो पोलिंग स्टेशंस बनाए जा रहे हैं ताकि लोग राइट दे सकें। होम एंड पोस्टल वोटिंग इनेबल की जा रही है। असिस्टिव टेक्नोलॉजीज, जैसे कि आज कुछ ऐप्स भी आ चुके हैं जहाँ पे हम हेल्प के लिए क्या कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। देन इन 2024 इलेक्शन जो है 34% वोटर्स ने अपना वोट ही नहीं दिया। कुछ रीजंस होंगे इसके पीछे, जैसे कि हो सकता है कि उनका इंटरेस्ट ना हो, अवेयर नहीं हो, लॉजिस्टिकल इश्यूज़ जैसे कि पोलिंग स्टेशन बहुत दूर है, वो माइग्रेट कर गए हों कहीं शहर पे या फिर कहीं और वर्क के लिए, वोटर आईडी या रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम हो, या फिर कुछ सोशल और पर्सनल बायस भी हो सकता है अपने किसी के बारे में ऊपर दे रखा है मैंने। देन अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है जब हम वोट करते हैं, कुछ चीज़ें हमें देखनी होती हैं कि क्या उसके पास लीडरशिप क्वालिटीज़ है, ट्रस्ट वर्दी है वो इंसान। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर हमने वोट दे दिया है तो हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। सो जो भी रिज़ल्ट आया हमें उसे एक्सेप्ट करना होगा शांति से। देन हम रूल्स फॉलो करें, कोऑपरेट करें, अपनी नीड्स और कंसर्न्स को एक्सप्रेस करें। एक बहुत ही क्वाइट बट इम्पॉर्टेंट टूल है डेमोक्रेसी में जिसे हम नोटा कहते हैं, नन ऑफ द अबव। तो अगर आप किसी भी कैंडिडेट से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप इस ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं अपनी ये मैसेज देने के लिए कि आप पे कोई भी जो रिप्रेजेंटेटिव खड़े हुए हैं वो वोट देने लायक नहीं है। अब ईसीआई का रोल क्या होता है, इससे पहले बात करते हैं ईसीआई होती क्या है। तो ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि 1950 में इस्टेब्लिश की गई थी। यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर ऑफ ईसीआई जो कि बुक में भी आराम से मिल जाएगा। देन इलेक्टोरल प्रोसेस, तो क्या इलेक्टोरल प्रोसेस क्या, उसमें मतलब ये एक सेट ऑफ रूल्स है जो कि डिसाइड करता है कि वोट कैसे कास्ट होंगी, कैसे काउंट की जाएंगी और सीट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी, पॉपुलेशन के बेसिस पे या फिर एरिया के बेसिस पे, ये सब चीज़ें। देन लोकसभा इलेक्शन जो 2024 में हुए थे उसमें 980 मिलियन वोटर थे, 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज थी और 1 मिलियन से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन थे। कुछ रिजर्वेशन के बारे में दे रखा है कि एससी के लिए 84 सीट, एसटी के लिए 47 सीट और 412 सीट्स थी जनरल के लिए। मैंने यहाँ पे प्रोसेस देता वोटिंग का, तो इसे नोट्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट इसे पढ़ा जा सकता है बहुत ही अच्छे तरीके से क्योंकि पूछा जा सकता है कहीं ना कहीं। एंड वीवीपीएटी क्या होता है, ईवीएम क्या होता है, तो पक्का पूछा जाएगा। सो वीवीपीएटी क्या होता है, एक सिस्टम है जो कि फिजिकल पेपर हमारे रिकॉर्ड
मतलब एक फ़िज़िकल वे में हमारे जो रिकॉर्ड को दे देता है हमें। एंड एमसीसी ये कोड होता है जो कि फॉलो करा जाता है बाय ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ताकि वो इंश्योर कर सके एक फ्री और फेयर इलेक्शन। अब इस कोड में होता क्या है? पहली बात कि जो पार्टी गवर्नमेंट में है वो स्टेट के रिसोर्सेज को अपने कैंपेनिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकती। देन कोई भी नई स्कीम नहीं लॉन्च की जा सकती, क्योंकि ये क्या है, वोटर को इन्फ्लुएंस कर सकती है। हर एक कैंडिडेट को जो है उस टाइम बुद्धिमानी से काम लेना होगा और फर्स्ट ऑफ ऑल पीसफुल इलेक्शन को मेंटेन करना होगा। एंड देन इन्फ्लुएंस नहीं करना है वोटर को कोई भी गिफ्ट देकर। फिर ईसीआई कई सारी कंप्लेन हैंडल करती हैं जो यहाँ पे दे रखी है, और छोटी सी झंडी हमारे एमसीसी की। फिर बात आती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, जिनका नाम है टीएन शेषन। ये एक ऑफिसर हैं जिन्हें जाना जाता है कि उन्होंने इलेक्शन को जो है वो फेयर, ट्रांसपेरेंट बना दिया और फेयरलेस बना दिया। दिस इज़ नॉट दैट मच ऑफ इम्पॉर्टेंट। कहता है कि इलेक्शन कैसे होते हैं लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। यहाँ पे पीपल डायरेक्टली वोट करते हैं, तो एक डायरेक्ट इलेक्शन होता है यहाँ पे। और जब एमपी होते हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वेदर फ्रॉम लोकसभा और राज्यसभा। एंड एमएलए जो कि मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं। फिर इंडिया में कौन सा इलेक्टोरल सिस्टम होता है, ये भी सकता है। इट इज़ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जहाँ पे जिस भी कैंडिडेट या फिर मेजॉरिटी पार्टी के पास मैक्सिमम वोट है, whether इट इज़ लेस देन 50% और मोर देन 50%, ये मैटर नहीं करता। बस अगर आपके पास मैक्सिमम वोट्स है देन यू आर गोइंग टू मेक द गवर्नमेंट। और अगर मतलब उस मेजॉरिटी पार्टी का जो लीडर होगा वो अगर नेशनल लेवल की बात करें तो पीएम बनते हैं, एंड स्टेट लेवल पे वो सीएम बनते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव में कुछ अदर नाम भी है, जैसे कि विधानसभा हो गया, नियम सभा हो गया। अब एमपी और एमएलए के बीच डिफरेंस क्या है? तो मेजर यही है कि एमपी जो होता है वो नेशनल लेवल पे होते हैं, एमएलए जो होता है वो स्टेट लेवल पे होता है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लोकसभा में मेंबर होते हैं 545, प्रेजेंट 543 है। मैक्सिमम एज वहाँ की कैंडिडेट की हो सकती 25 ईयर्स है, मतलब मिनिमम एज की 25 ईयर्स होनी चाहिए। एंड हेड यहाँ पे स्पीकर होते हैं, ड्यूरेशन यहाँ की 5 ईयर्स होती है। फिर आते हैं राज्यसभा पे, जहाँ मेंबर 250 हैं, प्रेजेंट 245 है। इसमें से 12 नॉमिनेटेड होते हैं और 233 एमएलएस के द्वारा इलेक्ट होते हैं। यहाँ के हेड को हम चेयरपर्सन कहते हैं। ड्यूरेशन 6 ईयर्स है, एंड मिनिमम एज जो होती है वो हमारी 30 ईयर्स होगी। और इसे और अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट भी कहा जाता है राज्यसभा को। एंड जो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इट इज़ बेस्ड ऑन द स्टेट की पॉपुलेशन। इसे परमानेंट हाउस भी कहते हैं, क्योंकि ये कभी भी लोकसभा की तरह डिजॉल्व नहीं होती। यहाँ पे 1/3 ऑफ मेंबर जो होते हैं वो हर एक 2 साल पे रिटायर होते हैं। एंड यहाँ पे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के थ्रू वोटिंग होती है। बुक में इसके बारे में नहीं दिया, तुम इसे एक्स्ट्रा सर्च कर सकते हो। देन प्रेसिडेंट कैसे वोट होते हैं? तो जितने भी एमपी हैं और एमएलए, लेकिन सभी ने, एमपी लोकसभा और राज्यसभा दोनों से, एंड एमएलएज इंडियन स्टेट से और यूटी ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो वोट नहीं कर सकते, जैसे कि जो राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव के नॉमिनेटेड मेंबर हैं, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स हैं, कि हर जगह लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, केवल 6 स्टेट में ही, जिनकी हम आगे बात करेंगे। वो लोग नहीं कर सकते वोट। देन इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन इंडिया, तो यहाँ पे सभी एमपी, चाहे वो लोकसभा के हों या फिर राज्यसभा के हों, सभी कर सकते हैं इलेक्ट, और नॉमिनेटेड हो तो भी चलेगा। एंड इनका रोल क्या होता है वाइस प्रेसिडेंट का? जो तो प्रेसिडेंट एब्सेंट है, मतलब वो अभी नहीं आ सकते, तो इनका जो पूरा रोल होता है, जो पूरी इनकी फंक्शंस होते हैं प्रेसिडेंट के, वो वाइस प्रेसिडेंट के पास चली जाती हैं और वो चीज़ों को मैनेज करते हैं। देन कुछ हमारे यहाँ पे चैलेंजेस भी आते हैं इस पूरे सिस्टम को ऑर्गेनाइज करने में, जैसे कि कहीं ना कहीं जो हमारे इलेक्शन है वहाँ पे मनी का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। एंड जो कैंडिडेट्स, हमारे जो मैक्सिमम कैंडिडेट हैं, वो क्रिमिनल केसेस उनके पास होते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वोटर अपैथी, कि लोगों का जो वोटिंग में इंटरेस्ट है वो धीमे धीमे ख़त्म होते जा रहा है। इसके लिए हम पॉसिबल थिंग्स क्या कर सकते हैं? पहली बात तो मीडिया, एजुकेशन और अवेयरनेस कैंपेन्स को, ये चीज़ों मतलब इस फील्ड में साथ में काम करना होगा, कि मीडिया चीज़ों को दिखाए कि आप ये अच्छे तरीके से वोट करिए, सोच समझ के वोट करिए। एजुकेशन में एजुकेट किया जाए कि हम वोट कैसे डाल सकते हैं, क्या चीज़ें जिनके बेसिस पे हम वोट डालें, और अवेयरनेस कैंपेन्स होनी चाहिए। देन
कुछ चीज़ें छूट गई थी, जैसे कि ईसीआई कौन सी टास्क परफॉर्म करता है, तो इलेक्शन की डेट क्या होगी, पॉलिटिकल पार्टीज़ वहाँ पे रजिस्टर कराती हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इम्पोज करना और पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस को देखना। देन परमानेंट हाउस क्यों कहते हैं राज्यसभा को, ये मैंने पहले बता रखा है। सो दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अगर तुम्हें नोट्स अच्छे लगे हैं। एंड इसके मैंने पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया ताकि तुम इसके बेटर नोट्स बना सको, कि ऐसे तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। सो थैंक यू।